नमस्कार, वेलकम टू मीमांस अकेडमी। ये लेक्चर है आपके मध्य प्रदेश पीएससी 2026 के लिए, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 9 यानी कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी PYQ, जो अब तक आपके 2012 से लेकर 2025 तक आपके PYQ आ चुके हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश पीएससी की टीम में आ चुके हैं। उन सभी को यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। और आज जो हम PYQ करने वाले हैं, ये करेंगे हम किसके? कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। हुआ क्लियर? पहला क्वेश्चन है, CPU स्टैंड करता है। तो ध्यान रखना, जो CPU होता है इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसका और एक नाम भी है, वो है माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेटा और जो इंफॉर्मेशन होती है उसे ये प्रोसेस करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कंप्यूटर होता है उसके जो सारे पार्ट होते हैं इसमें आकर जुड़ते हैं और सारे पार्ट को ये कंट्रोल करता है, इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं किसे? CPU के। और जो CPU होता है इसके 3 भाग होते हैं, एक है ALU, एक है CU और एक है MU। ALU यानी होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और MU मतलब होता है मेमोरी यूनिट। हुआ क्लियर? इसमें एक रजिस्टर लगा होता है जो बहुत छोटा, बहुत तेज स्टोर के लिए लोकेशन होती है। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन C हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक नहीं है? 4 घटक दिए हैं, 4 में से बोल रहा है कौन सा CPU का घटक नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो CPU होता है इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह PC से जुड़े यानी कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े विभिन्न जो पार्ट होते हैं उनको ये करता है कंट्रोल। यह कंप्यूटर द्वारा जो सूचना होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसका करता है विश्लेषण। इसकी मापने की इकाई जो होती है वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में होती है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये सभी चीज़ को कंट्रोल करता है, इसलिए ये ध्यान रखना कि जो CPU है इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। एक कौन सा है? एक है ALU, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक होता है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट और एक होता है MU यानी कि मेमोरी यूनिट। तो जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है इसके अंतर्गत जो है गणितीय और लॉजिकल कार्य होते हैं, जो गणित संबंधी होते हैं उसके लॉजिकल कार्य होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो जो है CPU का भाग है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है इसके अंतर्गत अंक गणित और जो लॉजिकल यूनिट है इसका यहाँ काम होता है, इसलिए CPU का जो भाग है वो ऑप्शन B तो है, ठीक है। रजिस्टर बताया था मैंने कि CPU में एक लगा होता है रजिस्टर जो बहुत तेज, बहुत छोटी स्टोरेज लोकेशन होती है, ये भी होगा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट बताया था CU यानी कि ये क्या है? कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो CPU है उसके आपको ABC तीनों पार्ट है, परंतु जो ऑप्शन B है, जो ऑप्शन D है, ये एक्चुअली भाग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बोल रहा है सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी, जो पेन ड्राइव होती है, ठीक है। जिस प्रकार से आपका डाटा होता है उसे सेव रखने के लिए आप एडिशनल जो स्टोरेज के लिए आप लेते हो उसे कहते हैं द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि पेन ड्राइव, ठीक है। तो ये इसकी बात कर रहा है, इसलिए पेन ड्राइव जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन D हो जाएगा। वह के लिए ध्यान रखना। इनमें से कौन सा कंप्यूटर CPU के लिए उपयोग आता है? बता चुका था कि C फॉर होता है कंट्रोल, P फॉर होता है प्रोसेस और U पर होता है यूनिट, ठीक है। और जो CPU होता है इसे हम प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ठीक है, क्योंकि ये डेटा और जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्राप्त करता है, उसका ये
विश्लेषण करता है, इसलिए जो इसे माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या दिया है, माइक्रो प्रोसेसर। हुआ क्लियर? क्योंकि जो डेटा होता है, जो सूचना होती है, इसे ये संसाधित यानी कि प्रोसेस करने का कार्य करता है, इसलिए ये ध्यान रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ध्यान रखना कि एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब आप जिसे छू सकते हो, सॉफ्टवेयर मतलब जिसे आप छू नहीं सकते। हुआ क्लियर? जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे आप छू नहीं सकते, जो हार्डवेयर होते हैं उसे आप छू सकते हो। इतना सा अंतर होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। हुआ क्लियर? ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक्चुअली जो कंप्यूटर होता है उसके जो आदेश होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। हुआ क्लियर? और जो सॉफ्टवेयर है ये एक्चुअली हार्डवेयर को चलाने का कार्य करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो आप हार्डवेयर को चला नहीं सकते। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अलग कर लीजिए आप किसे, कि कौन सा हार्डवेयर है। ध्यान रखना कि जो कीबोर्ड है आप प्रेस करते हो, फिजिकल टच होता है, यानी कि ये हार्डवेयर है। सीपीयू, आप इसमें चिप लगी होती है, आई चिप, इसे आप छू सकते हो, फिजिकल टच होता है, यानी कि ये भी क्या है, हार्डवेयर है। मॉनिटर छू सकते हो, हार्डवेयर है। डिवाइस ड्राइवर, जो ड्राइवर होते हैं ये जैसे कि आपने, जैसे कि आपको कंप्यूटर में कुछ प्रिंटर को रन करना है, प्रिंटर का यूज़ करना है, तो प्रिंटर का अपना एक होगा ड्राइवर जो उसको चलाएगा। वो ड्राइवर पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो होता है एक सॉफ्टवेयर। तो इसका जो आंसर क्या होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्न में से इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है? यहाँ बोल रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो ध्यान रखना कि दो डिवाइस होती है, एक होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट। जो कंप्यूटर होता है, अगर आप उसे आप सूचना दे रहे हो, जिस माध्यम से दे रहे हो, जिस डिवाइस दे रहे हो, वो डिवाइस कहलाती इनपुट। और कंप्यूटर आपको जो सूचना डाटा दे रहा है, जिस माध्यम दे रहा है, वो कहलाती आउटपुट डिवाइस। हुआ क्लियर? कंप्यूटर को आपने दिए, जिस माध्यम से दिए, वो कहलाएगा इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर ने आपको जो दिया, जिस डिवाइस के माध्यम से दिया, वो कहलाया आउटपुट। हुआ क्लियर? तब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो एक है ट्रैक बॉल, प्रिंटर, स्पीकर, ठीक है, प्लॉटर। तो जो ट्रैक बॉल है ये एक्चुअली क्या है, तो ये है आज का जो माउस है। उसी प्रकार बहुत पहले जब जनरेशन पहले रही होगी उसमें माउस का यूज़ किया गया था, ट्रैक बॉल। तो ये जो माउस जैसा आज का है वैसी माउस होता था। जहाँ पे आप देखना माउस को पलटाना, वहाँ पे आपको दिखेगा लेज़र पॉइंट। तो जहाँ जहाँ लेज़र जाता है वैसे ही वैसा कर्सर भी आपके कंप्यूटर में मूव करता है। उसी प्रकार जो जहाँ पर लेज़र आज है, सबसे पहले यहाँ पे थी बॉल। बॉल को जहाँ जहाँ आप ट्रैक करोगे, जहाँ ले जाओगे, तो उसी प्रकार कर्सर भी कंप्यूटर में वहाँ वहाँ रन करता था। तो जो ट्रैक बॉल है पहले का, आज का ये माउस है। हुआ क्लियर? जो ट्रैक बॉल है इसके जो जनक करता है, इनका नाम क्या है, तो वो है राल्फ बेंजामिन। क्या नाम है? राल्फ बेंजामिन। और जो माउस है, कौन सा माउस, माउस के जनक कौन है ये भी क्वेश्चन करता है। तो उनका जनक का नाम क्या है, वो है डगलस। क्या नाम है? डगलस। ठीक है, तो आपको ये दोनों नाम डगलस और रॉल्फ बेंजामिन याद होना चाहिए। ट्रैक बॉल का जो जनक है वो कौन है, रॉल्फ बेंजामिन ने बनाया था, डगलस ने बनाया था माउस। ठीक है, और जो इनपुट डिवाइस क्या होती है, माउस होता है कीबोर्ड जिससे आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, वो कहलाती है इनपुट डिवाइस। जो ऑप्शन ए है ट्रैक बॉल, ये इनपुट डिवाइस है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका पहला
स्कैनिंग, दूसरा दिया है स्टोरिंग, तीसरा दिया है पॉइंटिंग, चौथा दिया है मल्टीमीडिया। ठीक है, स्कैनिंग ये बिल्कुल नहीं होते क्योंकि माउस स्कैनिंग नहीं करता। ठीक है, स्टोरिंग ये कोई भी ऐसी मेमोरी नहीं होती कि ये चीज़ों को डेटा को सेव रखे, ये भी नहीं होगा। पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, तो ध्यान रखना जो माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल है ये एक्चुअली पॉइंटिंग डिवाइस है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रोटोकॉल दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। ये नहीं बोल रहा है कि जो कंप्यूटर होते हैं उनके बीच में जो फाइलों का आदान प्रदान होता है किससे होता है, तो ये होता है आपका किससे, ये होता है ऑप्शन ए FTP। जो F का मतलब होता है यहाँ पे होता है फाइल, T का मतलब होता है ट्रांसफ़र और P का मतलब होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल किसी भी संचार या प्रक्रिया को कैसे किया जाए उसका एक नियम होता है, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो रूस के राष्ट्रपति आए तो डायरेक्ट जो है PM मोदी उनको रिसीव करने उनकी कार तक गए, और न्यूज़ में आपने सुना होगा कि PM मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने गए। तो जो प्रोटोकॉल तोड़ा है ये एक्चुअली एक प्रक्रिया होती है कि पहले जो पुतिन राष्ट्रपति है रूस के वो पहले किस किस से मिलेंगे, उसके बाद PM मोदी से मिलेंगे, एक प्रक्रिया होती है। परंतु इसको बिना फॉलो करे PM मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मिल गए। तो जो प्रोटोकॉल होता है एक नियम होता है कि कोई भी चीज़ कैसे काम करेगी, उसका एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं प्रोटोकॉल। हुआ क्लियर? और जो FTP है ये एक्चुअली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जो दो कंप्यूटर के बीच में फाइलों को ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया है HTML। जो HTML है ये क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है H मीन्स होता है हाइपर, T मतलब होता है टेक्स्ट, M मतलब होता है मार्कअप और L मतलब होता है लैंग्वेज। ये जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वेब पेज जो होते हैं, ठीक है, इसको बनाने, इसको डेवलप करने के लिए एक होती है लैंग्वेज जिसे हम HTML कहते हैं। हुआ क्लियर? जो URL है ये क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। यहाँ जो है इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो संसाधन होता है, जो डाटा होता है, उसे पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका? URL का। जो DNS है, DNS क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है D फॉर होता है डोमेन, N फॉर होता है नेम, S फॉर होता है सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, जिसे हम DNS कहते हैं। तो DNS जो होता है ये एक्चुअली वेबसाइट जो होती है, ठीक है, वेबसाइट का अपना एक IP एड्रेस होता है, और हर एक IP एड्रेस को आपको याद करना बहुत मुश्किल होता है कि इसमें संख्या होती है 4, 32, 64 संख्या होती है, उसे याद करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको उसका डोमेन नेम पता है तो आप डोमेन नेम टाइप करोगे कहाँ पर? गूगल में। तो DNS जो है उस डोमेन नेम को कन्वर्ट कर देगा IP एड्रेस में। हुआ क्लियर? तो डोमेन नेम सिस्टम इसलिए यूज़ होता है कि कोई भी IP एड्रेस होता है उसे कन्वर्ट कर देता है। किसी भी डोमेन नेम सिस्टम, कोई भी वेबसाइट होगी उसका डोमेन नेम सिस्टम को वो IP एड्रेस में चेंज कर देता है, बदल देता है, जिस कारण से जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाती, आपको सीधे वो वेब पेज खुल जाता है जिस वेब पेज का IP एड्रेस का आपने डोमेन नाम डाला है। तो ये होता है डोमेन नेम। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये यहाँ पे आपको चारों चीज़ पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन करता है इसलिए। ठीक है, अधिकांश मॉडर्न प्रिंटर किस पोर्ट से जुड़े हुए होते हैं? तो इसका आंसर जो है आयोग ने माना था ईथरनेट और पैरेलल पोर्ट। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, सवाल उठता है कि ईथरनेट पोर्ट और पैरेलल पोर्ट का मतलब क्या होता है? तो जो ईथरनेट पोर्ट है ये एक्चुअली इसका यूज़ जो है वायर नेटवर्किंग के लिए किया जाता है, जिसमें प्रिंटर को कई कंप्यूटर के साथ
जोड़कर इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, उसमें एक प्रिंटर होता है और बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। कहीं से भी आप प्रिंट दोगे, प्रिंट यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसमें यूज़ होता है किसका? ईथरनेट का। हुआ क्लियर? जो पैरेलल पोर्ट होते हैं, इसका मतलब होता था कि पुराने प्रिंटर मुख्य रूप से पैरेलल पोर्ट LPT, जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्ट लाइन प्रिंटर टर्मिनल के जरिए जोड़े जाते थे। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर A और B दोनों है, ध्यान रखना। कंप्यूटर सिस्टम में केस मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये ध्यान रखना, जो होती है केस मेमोरी, ठीक है, ये जो होती है CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो मेन मेमोरी होती है, ठीक है, मेन मेमोरी होती है, उसके बीच का भाग होता है। और इस मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है, यानी कि कोई भी चीज़ को प्राप्त करने का टाइम है, ये बहुत कम समय लेती है। तो जो केस मेमोरी होती है, ये सबसे तेज मेमोरी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फास्टर रिट्रीवल के लिए फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा को स्टोर करना, ठीक है। ये जो केस मेमोरी होती है, इसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, इसलिए सबसे तेज मेमोरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन B। वह क्लियर, ध्यान रखना, ठीक है। और ये CPU और जो मेन मेमोरी होती है, उसके बीच का भाग होता है केस मेमोरी। वह क्लियर। चित्र तत्वों को इस रूप में भी जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिक्सल। अब पिक्सल क्या होता है पहले जान लीजिए। पिक्सल जो है, ये डिजिटल जो इमेज होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। यानी आप जो मूवी देख रहे हो, आप जो इमेज देख रहे हो, ये इमेज बनी है डॉट 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 से। बहुत से डॉट बन के एक इमेज बनती है। तो जो इमेज होती है, डिजिटल इमेज जो होती है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है पिक्सल। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन A। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सर्किटरी का निर्माण करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का उपयोग करते थे? तो ये ध्यान रखना कि जो कंप्यूटर है, इसमें होता है प्रोसेसर यूज होता है। वो प्रोसेसर जो होता है, इसके अकॉर्डिंग डेटा आपका या इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी प्राप्त होती है। प्रोसेसर तेज है तो आपको इन्फॉर्मेशन डेटा जो है, जल्दी आप उसको एक्सेस कर पाओगे। अगर प्रोसेसर स्लो है तो आप डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्लो एक्सेस कर पाओगे। हुआ क्लियर? इसके अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर को 5 पीढ़ियाँ बांटा गया है, ठीक है। ये होगी आपकी पहली पीढ़ी, ये होगी आपकी दूसरी पीढ़ी, और ये होगी आपकी तीसरी पीढ़ी, ये होगी चौथी, ठीक है, और ये होगी 5वीं। तो हर एक पीढ़ी में एक प्रोसेसर लगा है जिसका नाम अलग अलग है। जैसे कि प्रथम जो पीढ़ी थी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब, किसका? निर्वात ट्यूब। निर्वात ट्यूब का यूज हुआ था, ठीक है। जो दूसरी पीढ़ी है, इसमें यूज हुआ था ट्रांजिस्टर, ठीक है। जो तीसरी पीढ़ी है, इसमें यूज हुआ था इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। और जो चतुर्थ पीढ़ी है, इसमें हुआ था VLSI। इसका फुल फॉर्म होता है V यानी वेरी, L यानी कि लार्ज, S यानी कि स्केल, और I यानी कि इंटीग्रेशन, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो फिफ्थ पीढ़ी है, उसमें यूज़ हुआ है ULSI। तो यहाँ पे U मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हर एक पीढ़ी में एक प्रोसेसर यूज़ हुआ है, जिसके माध्यम से प्रथम पीढ़ी का पूछता है आपसे, तो उसमें हुआ है निर्वात ट्यूब, दूसरे में हुआ है ट्रांजिस्टर, तीसरे में हुआ है इंटीग्रेटेड चिप, चौथे में हुआ है VLSI, और पाँचवें हुआ है ULSI, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है उसने? यहाँ पूछा है प्रथम पीढ़ी का, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर है, ये हुआ है आपका सेकंड में। जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, ये हुआ है आपका थर्ड में। और जो फोर में हुआ है VLSI,
पांचवें हुआ है यूएलएसआई। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया गया था? बता चुका था मैं कि दूसरे में क्या हुआ है, दूसरे में हुआ है आपका ट्रांजिस्टर। तो इसका जो आंसर क्या होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हुआ क्लियर। कंप्यूटर की किस पीढ़ी यानी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कई प्रकार के मल्टी प्रोग्रामिंग कार्य करने की क्षमता विकसित हुई थी? तो ये हुई थी आपका ऑप्शन सी में। इसमें यानी कि ऑप्शन सी यानी कि तृतीय पीढ़ी में, जहाँ पर आप देख रहे हो इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ हुआ था, वहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग उच्च स्तरीय भाषा को ऐसे रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जिसे मशीन समझा जा सके? तो ये ध्यान रखना कि जो कंप्यूटर होती है उसे चलाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना ऐसे ही कंप्यूटर है आपका। जैसे कि देखना ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर को चलाने के लिए आपके पास दो भाषा होनी चाहिए। यानी कंप्यूटर को रन करने के लिए दो भाषा का यूज़ होता है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज यानी कृत्रिम भाषा, जिसमें से एक भाषा है लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा, और दूसरी कौन सी है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हुआ क्लियर। जो लो लेवल लैंग्वेज है इसके भी दो पार्ट हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? एक हो गया आपका मशीन लैंग्वेज, ठीक है, एक हो गया मशीन लैंग्वेज और एक हो गया असेंबल लैंग्वेज, ठीक है। जो असेंबल लैंग्वेज है ये एक्चुअली कंपाइलर और इंटरप्रिटर का उपयोग करता है। यानी कि जो भाषा होती है सी, जावा, पाइथन, इन भाषा का उपयोग होता है, लेकिन इन भाषाओं को मशीन भाषा में बदलने के लिए आपको कंपाइलर और इंटरप्रिटर का उपयोग करना होता है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी भी होगा और ऑप्शन बी भी होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है ये मशीन लैंग्वेज जैसे कि बाइनरी कोड 0-1 को समझता है, लेकिन हम जो लैंग्वेज होती है कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, पाइथन, इन भाषाओं का उपयोग करते हैं, और इन भाषाओं को यूज़ करने के लिए आपको कंपाइलर और इंटरप्रिटर का उपयोग किया जाता है। हुआ क्लियर। जैसे आपसे क्वेश्चन कर लिया कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो ध्यान रखना ये लैंग्वेज कौन सी है, तो ये है आपका C++, ठीक है, जावा, ठीक है, पाइथन, ये सब जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। और जो लो लेवल लैंग्वेज है ये एक्चुअली 0-1 जो अंक है, बाइनरी अंक, उस पर काम करती है। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, ठीक है। देखना यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है ये साइंस बैकग्राउंड के बच्चों का है, इसलिए उनको समझ में आसानी से आ रहा होगा, लेकिन जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड के होंगे उनको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर हमको समझ में नहीं आया, आप दोबारा समझा दीजिए। तो मैं एक छोटा सा वीडियो और डाल दूंगा जो आप कमेंट करोगे उस चीज़ का, ठीक है। तो तनाव बिल्कुल मत लेना, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर हमको समझ में नहीं आया। आपको कोई भी दिक्कत हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ठीक है, करेंट का हो, साइंस हो, बायो हो, कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कर देना। पीएससी लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उस पर मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो डाल दूंगा। हुआ क्लियर, ध्यान रखना चीज़ को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी और बी हो जाएगा। यदि कोई कथन अभिव्यक्ति वाक्यांतम रूप से सही है तो निष्पादन के दौरान त्रुटि उत्पन्न हो सकती है जो सामान्य निष्पादन को बाधित करती है, उसे कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कभी ध्यान रखना कि आप ओनली जाना इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चनों में वहीं पढ़ना। यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, लिख रहे हो आप, ठीक है, उसमें कोई भी जो वाक्य होता है, कोई भी उसमें सब्जेक्ट गलत नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है, ठीक है, कोई भी उसमें करेक्शन की संभावना नहीं है, सभी सही है, ठीक है, कोई भी सिंटेक्स्ट एरर नहीं है किसमें, लैंग्वेज में। लेकिन निष्पादन यानी कि होता है एग्जीक्यूशन के दौरान कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो जो प्रोग्राम है वो सामान्य निष्पादन बाधित करता है, उसे कहते हैं
एक्सेप्शन, यानी कि वो एक तरह से नहीं हो पा रहा है, ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें कोई त्रुटि भी नहीं है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सेप्शन। हुआ क्लियर? यानी कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं, तब भी ये एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, निष्पादन नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये बोला जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। यूनिक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है। तो यूनिक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुख्य रूप से कमांड लाइन इंटरफेस का आधारित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कमांड आधारित इंटरफेस। ठीक है, अभी जो यूनिक्स आ रहे हैं वो एक्चुअली ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, लेकिन जो ओल्ड वाले यूनिक्स थे, ठीक है, वो कमांड आधारित इंटरफेस पर ही कार्य करते थे। तो ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ बोल रहा है एक ऑप्शन ए वॉइस आधारित इंटरफेस। इसका मतलब क्या होता है, इसमें उपयोगकर्ता जो यूज़र होता है ये वॉइस के माध्यम से सिस्टम को इंटरेक्शन करता है। जैसे कि आपने देखा होगा सिरी, ठीक है, एलेक्सा को आप बोलते हो कुछ चीज़, तो वो वॉइस आधारित इंटरफेस कहलाएगा। हुआ क्लियर? एक है कौन सा, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, टच, अन्य इनपुट डिवाइस की मदद से आप विजुअली एलिमेंट्स के जरिए सिस्टम में इंटरेस्ट होते हैं। जैसे कि आपने टच स्क्रीन चलाते हो मोबाइल में, आप जो टच स्क्रीन चला रहे हो ये एक्चुअली कहला रहा है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है टच आधारित इंटरफेस, यानी कि वही ग्राफिक्स वाला जो बताया था वही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखना। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है या कौन सा होता है? तो जो यूनिक्स का जो पूरा नाम होता है ये क्या होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 1970 के दशक में बेल लैब्स ने, किसने, बेल लैब्स ने, लैब्स के द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका जो केंद्रीय भाग कहलाता है वो कहलाता है कर्नल। वह क्लियर, ध्यान रखना। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स, इसका जो सेंटर का भाग होता है, केंद्रीय भाग कौन सा होता है, तो वो होता है कर्नल। कर्नल क्या होता है, कर्नल जो है ये होता है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, प्लस ये होगा आपका सॉफ्टवेयर, इसके बीच में सेतु का कार्य करता है। हुआ क्लियर? तो कभी ये क्वेश्चन कर लिया कि कर्नल कार्य क्या है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सेतु का कार्य करने वाला होता है कर्नल। और कर्नल जो होता है ये केंद्रीय भाग होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 1970 में बेल लैब्स ने इसे विकसित किया गया था। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। 5वीं पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो ये कौन सी है, ओलॉग, मरकुरी, OPS5 और ये ऑप्शन डी, यानी कि सभी जो है 5वीं पीढ़ी के लैंग्वेज है। ये ध्यान रखना कि जो 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा होती है वो होती है 5th जनरेशन लैंग्वेज। जैसे कि मुख्यतः देख लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, लॉजिकल प्रोग्रामिंग पर आधारित होती है। इनमें से प्रोलॉग, OPS5 और मर्क्यूरी जैसी भाषा शामिल होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वह क्लियर, ध्यान रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये क्या कहलाता है। इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वह क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां जाके इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।